बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, जमात नाहम, मज़मून उर्दू। सबक नंबर 8 है ग़ुलाम। मुसन्नफ़ हैं फ़रदुल्ला बेग। सिन्फ़ अदब है अफ़साना। माहूज़ अज़ यानी तसनीफ़ है मज़ामीन फ़रहद। ग़ुलाम के मुसन्नफ़ फ़रदुल्ला बेग का तारफ़ हमने पढ़ा था, अफ़साना की तारीफ़ पढ़ी थी। आज हम इस सबक की रीडिंग करेंगे, मुश्किल अल्फ़ाज़ के मानी सीखेंगे। सबक नंबर 8 ग़ुलाम के मुसन्नफ़ मिर्ज़ा फ़रदुल्ला बेग। सिन्फ़ अदब अफ़साना। अफ़साना कहते हैं एक मुख्तसर कहानी को जिसके लिए अंग्रेज़ी में लफ्ज़ फ़िक्शन इस्तेमाल किया जाता है। अफ़साना नस्री अदब की वो सिन्फ़ है जो ज़िंदगी किसी एक पहलू को इस तरह पेश करता है कि इसे एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। अफ़साना एक मुख्तसर कहानी होती है जिसे आधे घंटे से 2 घंटे में पढ़ा जा सकता है। ये किसी शख्स की ज़िंदगी के अहम और ख़ास वाक़े को फ़नी शक्ल में पेश करता है। इसमें हकीकत निगारी के बजाय जज्बात निगारी से काम लिया जाता है और ये ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद होता है। अच्छा, सफ़ा नंबर 64 है। आपने अपनी किताब का सफ़ा नंबर 64 निकालना है, पेंसिल को हाथ में रखना है, मुश्किल अल्फाज के मानी को अंडरलाइन करके आपने ऊपर मानी को लिखना है और याद करना है। आखिर में फ़रहंग दिए गए हैं, आपने उसमें से इनको याद कर लेना है, एराब का ख्याल रखना है। सफ़ा नंबर 64 ग़ुलाम। ग़ुलाम पैसे देकर खरीदा हुआ शख्स होता है जो तनख्वाह के बगैर घर का कामकाज करता है। इस मज़मून में ग़ुलाम एक ऐसा लड़का है जिसे यतीमखाने से लाकर घर में रखा गया है। इसे काम करने का मुआवजा नहीं मिलता और ना ही इसकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी की जाती हैं। सभी इसे बुरा भला कहते हैं, मारते पीटते हैं। घर वालों के बुरे सलूक का नतीजा ये निकलता है कि इसकी आदतें बिगड़ जाती हैं और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बुरी आदतें जैसे चोरी, झूठ और चुगलखोरी जैसी बुरी आदतें परवान चढ़ती हैं। ये जदीद दौर का ग़ुलाम है। मुसन्नफ़ मिर्ज़ा फ़रदुल्ला बेग ने ये अफ़साना ग़ुलाम की ज़बान में बयान किया है कि ग़ुलाम ख़ुद अपनी कहानी सुना रहा है। ग़ुलाम कहता है कि खुदा बेहतर जानता है कि मुझे किस हर्ज़ यानी किस मकसद की तकमील कहते हैं पूरा करना या मुकम्मल करना, किस मकसद की पूरा करने के लिए और किस ख़याल को पेश नज़र रख कर पैदा किया गया है। किस ख़याल को पेश नज़र यानी सामने रख कर पैदा किया गया है कि खुदा ही बेहतर जानता है। मुझे नहीं मालूम कि मुझे पैदा करने का मकसद या किस ख़याल के तहत मुझे पैदा किया गया है। मुझे तो बज़ाहिर अपने यहाँ आने की कोई ख़ास वजह मालूम नहीं होती। हाँ, अगर सरकार के चांटों के लिए किसी गुद्दी की, बेगम साहिबा के तमांचों के लिए किसी कल्ले की, साहबजादे साहब की ठोकरों के लिए किसी पिंडली की और साहबजादी साहिबा की चुटकियों के लिए किसी हाथ की ज़रूरत थी तो मेरे पैदा करने के लिए बहुत काफ़ी वजूह मौजूद हैं। चांटों यानी थप्पड़, गुद्दी गर्दन का पिछला हिस्सा। अब साहिबहाना का कह रहा है कि वो मुझे गर्दन में चांटे लगाते हैं। बेगम साहिबा जो हैं कल्ले यानी रुखसार या गाल पे तमाचे लगाती है, थप्पड़ मारती है और साहबजादे जो हैं वो तो ठोकरों से काम लेते हैं, वो ठोकरें मारते हैं। पिंडली पे, पिंडली कहते हैं घुटने और टखने का दरमियानी हिस्सा, घुटने और टखने का दरमियानी हिस्सा जिस पर उस साहिबहाना के का बेटा उसको ठोकर मारता था और उसकी जो बेटी थी साहबजादी यानी बेटी थी वो उसको चुटकियाँ बरती थी। चुटकियाँ कहते हैं हाथ के अंगूठे और उंगली से किसी दूसरे शख्स का गोश्त मसलना। तो ये उसकी जो बेटी थी वो उसको चुटकियाँ लगाती थी। तो मेरे पैदा करने के लिए ग़ुलाम कहता है कि मेरे पैदा करने के लिए बहुत वजूह मौजूद थी। वजूह वजह की जमा है यानी काफ़ी वजूहात थी, बहुत सी वजह थी कि मुझे जिस मकसद के लिए मुझे लगता है पैदा किया गया है और शायद इसी ख्याल से मेरी हड्डियाँ मजबूत, मेरा गोश्त सख्त और मेरी गुद्दी यानी गर्दन का पिछला हिस्सा मजबूत बनाया गया था या रफ्ता रफ्ता बन गए हैं। मैं कहाँ पैदा हुआ और कब पैदा हुआ, अब उसको नहीं पता, ग़ुलाम को नहीं पता कि वो कहाँ पैदा हुआ और किस जगह पैदा हुआ। इसका दाखिला क़ज़ा व क़दर के दफ्तर में शायद मिल सके। क़ज़ा व क़दर यानी तकदीर। मुसन्नफ़ कहते हैं कि ग़ुलाम बयान कर रहा है कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे किस मकसद के तहत पैदा किया, कहाँ पैदा हुआ और कब पैदा हुआ।
शायद इसका जो फ़ैसला है या शायद जो सही हकीकत है वो तकदीर के दफ्तर में मिल जाए। दुनिया में इन वाक़यात का पता चलना नामुमकिन है। मेरे माँ बाप कौन थे, इसका हाल भी किसी को मालूम नहीं, और क्यों कर हो सकता है जब बावजूद इनका बेटा होने के मुझे खुद मालूम नहीं था। यानी कि मुझे अपने उस अब ग़ुलाम को अपने वालिदैन का भी पता नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे वालिदैन कहाँ हैं, कौन है, तो भला दूसरों को क्या मालूम होगा। हाँ, इतना जानता हूँ कि जब मैं छोटा सा था, इस वक्त एक औरत मुझे गोद में लिए फिरती थी। इसके बाद वो गायब होगी और किसी ने मुझे सड़क के किनारे एक मकान में ला बिठाया। अब वो ग़ुलाम के जहन में कहीं छोटा था, उसके जहन में ये चीज़ बैठ की या उसे ये चीज़ याद रह गई कि वो जब छोटा सा था तो एक औरत उसको गोद में लेके फिरती रहती थी, और उसे ये भी याद रह गया था कि फिर वो औरत अचानक गायब होगी और उसे एक मकान में लाके बिठा दिया गया। इसके बाद हमारे सरकार आए। अब सरकार कौन थे? साहिब खाना, जो उसको यतीमखाने से अपने घर ले गए थे। इसके बाद हमारे सरकार आए, कुछ लिखा पढ़ी हुई कुछ कागजी कार्रवाई हुई। यतीमखाने के मुंतज़िम ने चंद शर्तें लिखवाई, फार्म वगैरह भरवाए कि बच्चे के जुमला ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखा जाएगा और इसे घर का एक फ़र्द समझा जाएगा। मुझे गाड़ी में बिठाकर लाए। इसके बाद अब तक ना ये घर हमसे छूटा और ना हम इस घर से छूटे। ग़ुलाम कह रहा है कि ना मैं इस घर को छोड़ के कहीं गया और ना इन घर वालों ने मुझे घर से निकाला। घर में आते ही मारो मार यानी फ़ौरन जल्दी जल्दी मेरे लिए नए कपड़े सिले और नहला धुला कर कपड़े पहना मुझे खासा उजला आदमी बना दिया। यानी पहले वो गंदा मुंदा था, ज़ाहिर सी बात है यतीमखानों में बच्चों के क्या हालात होते हैं। तो कहते हैं जब मुझे घर आया तो पहले तो मेरे लिए मुझे उन्होंने नहलाया धुलाया, साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए और थोड़ी देर में दस्तरखान बिछा। बेगम साहिबा ने मुझे भी दस्तरखान पर बिठा लिया। ये पहला और आखिरी दिन था। ग़ुलाम कह रहा है ये मेरी ज़िंदगी का पहला, यानी कि पहला दिन उनके घर में ऐसा था और यही मेरा आखिरी दिन था जो इस घर में मुझे दस्तरखान पर खाना नसीब हुआ। खाने बड़े मज़े के थे, मैं भूखा भी था। ऐसा बेताब होकर गिरा कि जब पेट तन कर निकारा हो गया। अब पेट तन कर निकारा क्या हो गया कि खूब पेट भरकर खा लिया, मज़ीद कुछ खाने की गुंजाइश नहीं रही। उस वक्त कहीं जाकर खाने से हाथ उठाया। जिस पेट में कभी आधी रोटी ना पहुंची थी, इसमें मलहूबा भर गया। मलहूबा अलम हलम, यानी कि तरह तरह की चीज़ें, मुख्तलिफ जितने खाने बने हुए थे मुख्तलिफ तरह के, वो सारे मैंने ऐसे भूखों की तरह खाना शुरू कर दिए कि मुझे बदहज़मी हो गई। इलाज हुए खुदा खुदा करके, अच्छा हुआ खुदा खुदा करके यानी कि बड़ी मुश्किल के साथ। इसके बाद मैं खाने में एहतियात करता या ना करता। हाँ, खाना देने में बेगम साहिबा बहुत एहतियात करती थी। अब बेगम साहिबा ने देखा कि ये बच्चा जो है खाने में नदीदा है, भूखा है, तो अब वो एहतियात करता या ना करता, लेकिन बेगम साहिबा उसको कम खाना देती कि कहीं फिर इसका जो है मैदा ख़राब ना हो जाए। गटते गटते रोटी यानी आधी रोटी पे नौबत आ गई। सफ़ा नंबर 65 है। हुक्म था कि मेरे सामने खा, भला भरते हुए मैदे को आधी रोटी क्या मालूम हो। लेकिन वहाँ आधी रोटी से पौन रोटी ना हुई। पौन रोटी यानी उससे ज़्यादा रोटी, यानी जितनी आधी रोटी मिलती थी उससे ज़्यादा ना हुई। फिर भी मेरे बरपेटे होने की शिकायत थी। बरपेटे यानी पेटू, ज़्यादा खाने वाला। उनकी एक लड़की बस मेरी ही बराबर थी। यकीन मानिए हर वक्त उसका मुंह चलता था। हर वक्त उसका मुंह चलता था यानी हर वक्त वो खाती रहती थी। ये सौदे वाला आया, मचल गई। 2 पैसे लिए, खा गई। कोई हांचे वाला आया, हांचा फेरी वाला, बिफर गई। बिफर यानी कि जिद करने लगी। एक आना लेकर चट कर गई, फ़ौरन खा गई। आना रुपए का 16वां हिस्सा। काछन आई, लौट गई। काचन कहते हैं सब्ज़ी वाली। ये काची कौम की औरत होती है और इसका काम ये सब्ज़ियाँ या तरकारियाँ, सब्ज़ियाँ वगैरह बेचती है। और ये आलू वो कचालू बेचती थी, तो ये उससे लेकर उसे खा जाती थी। ठीक है, तो मगर बेगम साहिबा कहे जाती है ना ये बच्चे कुछ खाती है ना पीती है। अब उसकी माँ उसको खाता हुआ देख के भी ये कहती थी कि ये कुछ खाती पीती ही नहीं है। आखिर कैसे जिएगी। ज़रा खाने बैठी और इस मुँह में बददुआ के तौर पर यह कमबख्त
मौत पड़े इस पे, मरे ये, तो ये बद्दुआ के तौर पे कहती कि इस मुँहे ने मेरी तरफ इशारा था, गुलाम की तरफ, घूरना शुरू कर दिया। भर भर रकाबियाँ देती, रकाबियाँ यानी प्लेट, मिट्टी की प्लेट। जब भी तो मुँहे का पेट नहीं भरता, मुँहे यानी कमबख्त का पेट नहीं भरता। मुरही का मैदा है, इधर खाया उधर हज़म। मुरही का मैदे से मुराद ये है कि जल्द हज़म हो जाने वाला मैदा। नज़र वज़र तो लगाना मुझे आता नहीं। नज़र वज़र ये मुरक्कब ताबे मोमिल, नज़र वज़र मुरक्कब ताबे मोमिल है, यानी किसी बामानी लफ्ज़ के साथ बेमानी लफ्ज़ का इजाफ़ा। नज़र बामानी लफ्ज़ है और वज़र बेमानी। तो नज़र वज़र तो लगाना मुझे आता नहीं। गुलाम कहता है कि मैं नज़र नहीं लगाता, हाँ ये ज़रूर है कि घूरना अक्सर मेरे लिए मुफीद साबित हुआ। मुफीद कैसे कि शुरू में तो मेरी ये हालत थी कि किसी कुछ खाते देखा, अल्लाह का हट गया। कोई अल्लाह का बंदा ये भी ख्याल नहीं करता कि इस मासूम और लावारिस बच्चे को कुछ दो। लावारिस जिसका कोई वारिस नहीं होता, और ये साबका है। लावारिस साबका है, यानी एक लफ्ज़ के साथ दूसरा लफ्ज़ का इजाफा साबका कहलाता है। शुरू में आहर कहाँ तक दिल मारा जाता, यानी कि आहर कब तक मैं अपने ख्वाहिशों को पूरा ना करता या अपनी दिल की बात ना सुनता। मैंने भी रंग बदला जहाँ किसी ने ज़रा मुँह चलाया और मैंने घूरा, इधर मैंने घूरा उधर मुझ पर सलवातें पढ़ना शुरू हुई। सलवातें यानी गालियाँ पढ़नी शुरू हुई, मगर थोड़ा बहुत यारों के हिस्से में आ गया। अब गुलाम अपना कह रहा है कि अब वो मुझे थोड़ा बहुत दे ही देते थे। होते होते मेरी नज़र का शोहरा हो गया। शोहरा यानी शोहरत होगी, मशहूर हो जाना। एक दफ़ा मैंने बहुत घूरा मगर किसी ने मुझको कुछ नहीं दिया। खुदा का करना क्या होता है कि इसका सारा खाया जूं का तू निकल गया, यानी जैसे खाया वैसे निकल गया और मेरी नज़र लगने का असर समझा गया। अब क्या था, ज़रा मैंने खाने वाले की तरफ घूर कर देखा और मैं इसका हिस्सेदार हो गया। हर्ज नतीजा ये हुआ कि दुनिया की कोई नेमत ना थी जो घर में आती और मुझे इसमें थोड़ा बहुत हिस्सा ना मिल जाता। यानी कि अब डर से जो कोई खा रहा होता और गुलाम उसको घूरता तो फ़ौरन उसको भी थोड़ा बहुत दे देता, कहीं उसको इसकी नज़र ना लग जाए। हेर काम से तो हम नहीं घबराते, मगर हर वक्त की मार पीट ज़रा बुरी मालूम होती है। आहर कहाँ तक पिटे जाइए, यानी कहाँ तक मैं मार खाता रहता। ये आया मार गया, वो आया मार गया। बेगम साहिबा कह रही हैं लोटा ला दो, साहबजादे कह रहे हैं पानी ला, साहबजादी फरमा रही हैं चल मेरे साथ खेल। ये कह रहा है इधर आ, वो कह रहा है उधर जा। आहर आदमी ना हुआ गन चक्कर हो गया। जिसका हुक्म ना मानो वो मारे और हुक्म मानो तो क्यों कर मानो, भला तीन काम एक आदमी क्यों कर करे। नेक्स्ट पेज 66 सफ़ा। आखिर मैंने भी बेहयाई का जामा पहन लिया। बेहयाई यानी कि बेहयाई कहते हैं डीठ बन जाना, ठीक है, तो बेशर्म हो जाना। वो कहता है, गुलाम कहता है कि आखिरकार मैं मार खा कर डीठ बन गया। पिटना किस्मत में लिखा है तो यूं ही सही, यूं भी पिटना और दूं भी पिटना। फिर काम करके अपने आप को मुफ्त में क्यों थकाएं। निकम्मे का खिताब मिलता है तो मिलने दो, बुरा भला कहते हैं तो कहने दो। इस कान सुनो उस कान उड़ा दो, यानी एक कान से सुन के दूसरे कान उड़ा देना, किसी बात का असर ना लेना। आप ही बक बक करके थक जाएंगे। बक बक करके यानी बोल बोल कर, बकवास कर करके खुद ही थक जाएंगे। ये चाल भी घूरने की तरह कामयाब हुई। सब चीखते चलाते मगर मैं टस से मस ना हुआ। टस से मस ना होना मुहावरा है, यानी किसी बात का असर ना होना। टस से मस मुहावरा, किसी बात का असर ना होना। जहाँ किसी ने ज़रा हाथ उठाया और मैंने इस ज़ोर से चीख मारी गोया किसी ने गला घोंट दिया हो, यानी किसी ने गले पे हाथ रख के गले को दबा दिया है। कभी किसी ने मेरी इस तरकीब को देख लिया तो राज खुल गया, नहीं तो मारने वाला खुद घबरा गया। दूसरे ने हुल मचाया, हुल यानी शोर। है लोंडे को मार डाला, लोंडा ना तजर्बाकार लड़का। गुलाम के लिए कह रहे हैं कि अगर कोई इसको मारता तो इतना शोर मचाता कि बाकी कहते कि इस लड़के को मार दिया। कभी तो मारने वाले साहिब मुझसे ज़्यादा पिट गए और कभी डांट डपट हो गई, मगर हम काम से बच गए। मगर बाबा हर फरहोने रा मूसा, छोटी साहबजादी कुछ मुझसे ज़्यादा तेज़ थी। हर फरहोने रा मूसा ये फ़ारसी ज़रबुल मिसल है। ताकतवर के लिए ताकतवर ही पैदा होता है, यानी कि एक नेक शख्स के, एक बुरे शख्स के लिए एक नेक शख्स
पैदा होता है, जैसे फ़रौन एक बुरा शख्स था और उसके लिए मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो ये फ़ारसी ज़रबुल मिसल है। फ़रौन जो है कप्ती ज़बान का लफ्ज़ है। फ़रौन कप्ती ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मानी है मगरमच्छ। ज़माना क़ब्ल अज़ मसीह में मिस्र पर फ़रौनों की हुकूमत थी। वो ख़ुद को दरिया नील और मगरमच्छ की औलाद समझते थे। कई एक देवी देवताओं की पूजा करते थे। इन्होंने एहराम मिस्र बनाए। यहाँ वो फ़रौन मुराद है जिसका ज़िक्र कुरान करीम में किया गया है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का। वो बहुत जालिम था। बनी इसराइल के नरीना बच्चे मरवा देता था और लड़कियों को जिंदा रहने देता था। मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल से था, लेकिन वो इस फ़रौन के महल में जवान हुए। फ़रौन इनके हाथों हलाक हुआ। इसका नाम रिमी सीसानी था। इसकी एक ख़ास बात ये थी कि इसकी दाढ़ी के एक बाल में कीमती पत्थर परोए जाते थे, जिसके सबब इसकी दाढ़ी अंधेरे में चमक रही होती थी। मुराद ये है कि हर जालिम और बुरे शख्स की सरकोबी यानी उसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला कोई ना कोई नेक मगर इससे ज़्यादा ताकतवर शख्स पैदा कर देता है। यहाँ ग़ुलाम ने ख़ुद को फ़रौन यानी जालिम शख्स और साहबजादी साहिबा को मूसा का दर्जा यानी नेक शख्स का दर्जा दिया कि वो मैं अगर बुरा हूँ तो साहबजादी जो है मेरे मुकाबले में एक नेक है, लेकिन मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए वो इस लड़की को ग़ुलाम ने कहा कि वो ज़्यादा चालाक और तेज़ थी मुझसे ज़्यादा। उल्टी मुझ पर ही ले दे होती, यानी मुझे ही बुरा भला कहा जाता। खुद मुझे ही मारती और खुद ही रोने बैठ जाती। भला इनके मुकाबले में मुझ बेचारे की क्या हस्ती थी, यानी कि मेरी क्या औकात थी उसके मुकाबले में। उल्टी मुझ पर ही ले दे होती, उल्टे मुझे ही गाली गलोच या मारपीट सहनी पड़ती। हर्ज इस लड़की के हाथों नाक में दम आ गया। नाक में दम आना मुहावरा है, यानी बहुत ज़्यादा तंग करना। मगर मैं बदले के बहर थोड़ा ही मानता था। मानने की तो हिम्मत ना होती थी। हाँ, कभी बेगम साहिबा इन पर खफा होती तो मैं भी उल्टे सीधे बहुत कुछ लगाता, यानी कि 2-3 बातें ऊपर से कह देता। महीना भर पहले की बातें याद दिलाता। अगर किस्मत ने यावरी की यानी मदद की, किस्मत ने साथ दिया तो काम बन गया और साहबजादी साहिबा की खूब कुंदी होगी। अगर बेगम साहिबा को मुझ पे रहम आ गया या मेरी बात को उन पे असर कर गई तो वो बेगम साहिबा जो है अपनी साहबजादी को खूब मारती थी। नहीं तो लथरापे का इल्ज़ाम, लथरापा यानी चुगलखोरी का इल्ज़ाम लगता। बेगम साहिबा ने बेटी का गुस्सा मुझ फरीब पर उतार लिया, यानी कि उल्टा फिर उसको ही गुलाम को ही मार खानी पड़ती। जुम्मा के जुम्मा हमारी टांट गोंद कर बाजरे का पेरा बना दिया जाता। अब टांट कहते हैं खोपड़ी। टांट गोट कर सर के बाल उस्तरे से रगड़ कर मोड़ देना। बाजरा एक किस्म का अनाज जिसे पीस कर रोटियां पकाते हैं। बाजरे के गुंदे हुए आटे और रगड़ कर मुंडे हुए सर में मुशाबियत की वजह इनका सुरमई सब्ज रंग है। ठीक है, तो कहते हैं कि जैसे ही हम हर जुमा हमारे सर पे उस्तरा फेर दिया जाता। ज़रा बालों की कोंटियाँ निकली। कोंटियाँ कहते हैं सर या दाढ़ी के बालों की जड़ें निकलना, यानी कि छोटे छोटे बाल जैसे सर पे उस तरह फेर दिया जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद छोटे छोटे बाल निकल आते हैं, तो जुमा के जुमा उन बालों को उस्ते की मदद से साफ कर दिया जाता। उस्ते का फिरना कयामत होता। जिसके पास से निकले इसने चांटा रसीद किया। कुछ गट्टी हुई टांट पर चांटा ऐसा पड़ता कि सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह हरफ आफरीन है। तंजन कहा जाता है चनीटे उड़ जाती। चनीटे यानी दिमाग उड़ जाता, चनीटे यानी दिमाग हिल जाता। जब बालों से नंगे सर पे दपड़ लगता या चपेड़ लगती तो ज़ाहिर सी बात है गुलाम कहता है कि दर्द होता, यानी कि मेरा दिमाग है हिल जाता। मारने वाले को तो मज़ा आता हो या ना हो, मेरा तो बाज़ वक्त सर बुना जाता यानी चकरा जाता। और तो और बड़े सरकार भी मजाक में चलते चलते 2-1 चांटे ज़रूर रसीद कर दिया करते थे। कहते हैं कि बाप पर पूत, पिता पर गोरा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ये भी उर्दू ज़रबुल मिसल है कि हर शख्स में ख़ानदानी असर ज़रूर होता है, यानी कि बाप में
औलाद में बाप की कोई ना कोई आदत ज़रूर आती है। मेरा बाप भी शायद कोई चोर था, क्योंकि जहाँ मैंने किसी अच्छी चीज़ को देखा चुराने को जी चाहा। पहले तो दिल करता, आखिर फितरत तबीयत पर हालब आ गई और छोटी छोटी चीज़ों की चोरी मैंने शुरू कर दी। खिलौना उठाया, छुपा लिया, रुमाल देखा, गायब कर दिया। लेकिन आखिर इन चीज़ों को कहाँ ले जाता। नेक्स्ट पेज, सफ़ा नंबर 67। मेरी दुनिया तो इसी मकान की चार दीवारी थी। सच है, खुदा बड़ा कारसाज है। कारसाज यानी काम बनाने वाला है। ये मुश्किल भी आसान हुई। एक मामा आई, मामा यानी नौकरानी। हाथ की बड़ी तेज थी। हाथ की बड़ी तेज यानी कि चोर थी। मौका मिलता तो घर भर में झाड़ू दे देती, यानी कि चीज़ें चुराती। मगर मुश्किल ये आ पड़ी कि बेगम साहिबा कुछ इनकी शक्ल से ताड़ गई, यानी बेगम साहिबा समझ गई कि ये औरत चोर है, इसलिए इनके हदूद बावर्चीखाने और सहन से आगे ना बढ़े। इस पर भी वो अपना पूत पूरा कर लेती। पूत यानी अपना मकसद पूरा कर लेती, जो उनकी आदत थी चोरी करने की। रात को घर जाती, सुबह ही वापस आती। कोई रोज़ रोज़ पोटली खुलवाने से रहा, खुदा जाने कितना दाल आटा बांध कर ले जाती थी। हाँ, ये ज़रूर था कि जब से वो आई थी दस्तरखान पर हर चीज़ थुड़ने लगी थी, कम होने लगी थी। हमारी बेगम साहिबा की समझ देखो कि बजाय ये मालूम करने कि खाना क्यों कम पड़ता है, उल्टा खल्ला बढ़ा दिया। उल्टा खल्ला बढ़ा दिया यानी खाना ज़्यादा कर दिया, अनाज ज़्यादा कर दिया। मगर मामा जी ने इस पर भी बस ना की। इधर हल्ला बढ़ा, उधर उनकी चोरी भी बढ़ गई। हर्ज जब तक वहीं वो रही, खाने में हमेशा बरकत ही बरकत रही। मामा जी बच्चा समझकर मेरे सामने पोटली बांधने में ज़रा कम एहतियात करती थी, इसलिए मुझे इनके करतूतों का हाल खूब मालूम है। करतूत यानी बुरी आदतें। इनको भी मालूम था कि मैं इनकी सारी कार्रवाइयों से वाकिफ़ हूँ, इसलिए मेरी खातिरदारी करती, यानी कि वो मुझे भी कुछ ना कुछ दे देती, मेरी खूब आवभगत करती। चुपके बावर्चीखाने में खूब खिलाती, कभी मिठाई भी ला कर देती। रफ्ता रफ्ता मुझे भी उनसे कुछ उन्स हो गया। उन्स यानी मोहब्बत। और क्यों ना होता। घर वाले मेरे साथ कौन सी भलाई करते थे जो मैं इनके माल का हम खाता। अब यहाँ पर ग़ुलाम में वो एक अपने मालिकों से वही एक बुरे रवैये के बाद एक उसके अंदर ये चीज़ परवान चढ़ी कि वो भी अब रिएक्ट कर रहा था, उसके साथ बुरा सलूक हो रहा था। तो उसने अपने बुरे सलूक का किस तरह से रिएक्ट करना शुरू किया कि पहले खुद चोरी करता था, चीज़ें हाइप कर देता था। फिर जब नौकरानी आई तो उसने नौकरानी को वो चीज़ें उसके सामने जाती, वो उसके बारे में नहीं बताता बल्कि उसका साथ देता था। और ग़ुलाम यहाँ भी ये कहता है कि कौन सा मेरा अपना माल था कि मुझे इस बात का दुख होता। आखिर ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में खुद मैंने मामा जी को चुरा चुरा कर चीज़ें देनी शुरू की। ज़रा बेगम साहिबा ने कोई चीज़ रखी और हायब, तकिए के नीचे से पैसे हायब, जेब से रुपये हायब, कोंटी पर से तौलिया हायब। अब तौलिया भी कोंटी पे लटक रहा होता तो वो भी नौकरानी मामा चुरा कर ले जाती। तो आखिर यहाँ तक हुआ कि पटारी में सोने का छल्ला उड़ गया। छल्ला मोटी अंगूठी जो तमाम साइडों से, हर साइड से, जो चारों तरफ से मोटी होती है। इस पर बड़ा हुल मचा, शोर हुआ। छुरी पड़वा कर रखेगी, यानी कि छुरी पड़वा कर दम करके रखेगी कि खुद चोर बोल जाएगा। कच्चे चावल चबाएगी। कच्चे चावल इसलिए चबाए जाते हैं कि बच्चे अक्सर उनको डराने के लिए, जो कहा जब वो ये चावल चबाएंगे तो उनके मुंह से खून आएगा और वो लूटा हुआ माल वापस कर देंगे। तो कहते हैं कि पहले तो छुरी दम करके रखेगी, फिर कच्चे चावल चबाएगी कि शायद जिसने चोरी की है वो माल वापस कर दे। मुझ पर तो शुबा हो ही नहीं सकता था, जानते थे कि चुराएगा तो कहाँ लेकर जाएगा। मामा पर शुबे की गुंजाइश ही ना थी। मामा यानी नौकरानी पर उनकी शक करने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि इनसे बावर्चीखाना कब छूटता था। अब रही बी मुखलानी और आया तो वो जाने और बेगम साहिबा जाने। मुखलानी असल में इस औरत को कहते हैं जो ख़ानदान मुगलिया में इनकी ख़ास वज़े और तराश के हस्बे नमूना वलायत यानी तुर्कस्तानी कपड़े सीने पर नौकर रखी जाती है। ठीक है। और आया बच्चों की देखभाल करने वाली। तो उन दोनों पे शक था, क्योंकि वो घर के अंदर आती जाती थी और चूंकि ग़ुलाम जो था वो उसका कहीं ठिकाना नहीं था, वो वहीं पे रहता था, उस पर भी शक की गुंजाइश नहीं थी। और जो मामा थी उस पर भी शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो इन दोनों पर ही बेगम साहिबा का शक किया। हर थोड़े दिन बाद गई गुजरी हो गई। छल्ले के हिवज़ भी मामा ने मुझे
2 लड्डू ला कर दिए। अब क्या था, मुझे तो लड्डुओं की चाट पड़ गई यानी आदत पड़ गई। मैंने भी अपना घर साफ कर मामा जी का घर भरा और हूँ भरा। उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। सारा जहेज हमारे घर से रफ्ता रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पहुँच गया। यहाँ तक दरी, चांदनी और मच्छरदानी तक उठ गई। चांदनी सफ़ेद चादर जो दरी पर बिछाई जाती है। नेक्स्ट पेज, सफ़ा नंबर 68। बेगम साहिबा परेशान थी कि या अल्लाह सामान के पल लग गए हैं, इधर रखा उधर हाय। या अल्लाह हरफ निदा है जिसमें पुकार पाई जाए, हरफ निदा। आहर हजरात की ठेरी, हजरात यानी जिन्नात की। छोटी बीबी आईने के सामने बैठाएगी। जिन्नों के बादशाह ने इनसे चोर का हाल पूछा। छोटी बीबी तो मेरी जान की दुश्मन थी। इन्होंने मेरा नाम ले दिया, किसी को यकीन ना आया, मगर बड़े सरकार कुछ खटक गए यानी उनको कुछ शक पड़ गया। शायद मेरे और मामा के ज़्यादा मेल जोल से इनको कोई ख्याल पैदा हो गया। मामा जी समझी चलो ये माल भी हजम हुआ, यानी कि अब वो सब इस पे भी चुप हो गए, तो वो समझी कि अब ये बात आएगी होगी है। एक दिन मुझसे कहा, देखो बेटा, अभी बेगम साहिबा पटारी में चंपा कली रख कर कोठे पर गई हैं। चंपा कली गले के एक जेवर का नाम है जिसके दाने चंपा की कलियों से मुशाबे होते हैं। ठीक है, गले में पहनने वाला एक हार होता है। अब उसको मामा ने क्या कहा कि पटारी में एक चंपा कली रखी है, नेफे में उर्स और बावर्चीखाने में आके मुझे दे जा। इतने लड्डू खिलाऊंगी कि पेट भर जाएगा। अब उसने किसी लालच थी, लड्डुओं की लालच थी। बावर्चीखाने से निकल टहलते दलान में आए। दलान यानी बरामदा। मेराबदार दरों की कुशादा इमारत होती है जिसमें कम से कम 3 दरे होते हैं। मैदान साफ था। पटारी खोली, चंपा कली निकाली। नेफे में उर्स थी। नेफा कहते हैं जिसमें नारा या अज़रबंद बांधा जाता है। शलवार का वो हिस्सा जिसमें अज़रबंद या नारा डाला जाता है। बावर्चीखाने मामा जी के हवाले की। अब उस गुलाम ने क्या किया कि पटारी से उस चंपा कली को छुपा कर ला के उसने मामा को दे दिया। पटारी खोलकर पान खाया मगर कुछ नहीं बोली। अब थोड़ी देर में बड़ी सरकार, बीबी मोहलानी और आया भी दलान में आ गई। दलान यानी सहन में आ गई। दलान यानी बरामदा। खाना मंगवाया गया। सब ने खा पी कर फराहत की। फराहत यानी फारूक हुए। बीबी मामा अपनी पोटली दिखा दरवाजे के बाहर निकल रही थी कि एक हुल मच गया। हुल यानी शोर मच गया। मैं दौड़ता हुआ बाहर आया। देखता हूँ कि मामा जी एक स्पाई पकड़े खड़ा है और मामा जी शोर मचा रही है कि खुदा की पनाह। घर वाले भी ताने दे रहे हैं, सिपाही को भी सलवातें सुना रही है। सलवातें यानी गालियां या हु बुरा भला कहना। मुझे जो मामा जी ने देखा तो कहा, बेटा जरा ये खाना तो ले जा, मेरे घर में दे आ, बच्ची भूखी बैठी होगी। 12 बज चुके हैं। देखिए इन काली वर्दी वालों से कब पीछा छूटता है। काली वर्दी वाले यानी कि पुलिस वाले। खुदा ना करे कोई ऐसे घर में नौकर हो। ये ना शरीफ देखते हैं ना रजील। रजील यानी बदमाश या कमीना। शरीफ और रजील जो हैं मुतजाद अल्फाज हैं। घोड़े गधे को एक ही लाठी से हाँकते हैं, यानी घोड़े और गधे इनके लिए बराबर हैं। ये कहकर उन्होंने पोटली मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने हाथ बढ़ाया ही था कि सिपाही ने इस जोर से डांटा कि मेरा दम ही निकल गया और मामा जी फिर कुछ सहम सीगी यानी कि डर गई। इतने में दारोगा जी भी आ गए। कुछ लोग और जमा हुए। पोटली खुलवाई गई। हुश्के में से चंपा कली निकलवाई। हुश्के यानी कि उबले हुए चावल थे, उसमें उसने चंपा कली को छुपा रखा था। ये देखकर मामा जी बिफर गई। बिफर यानी कि गुस्से में आ गई। कहने लगी, ये चंपा कली मेरे हुश्के में कहाँ से आ गई? बेगम साहिबा ने खुद निकाल कर मुझे हुश्का दिया था, इन्होंने रखी होगी। हाँ बाबा, बड़े लोग हैं। आज हुश्के में मुधा यानी चोरी का माल रखकर पुलिस के हवाले कर दिया। कल खुदा जाने क्या करें। ना बाबा ना, मैं इस घर में अब नहीं रहने की। नेक्स्ट पेज, 69 सफ़ा है। ये कहकर मामा जी जाना चाहती थी कि सिपाही ने चुटिया पकड़कर घसीट दिया। चुटिया यानी कि बालों की गुच्छ जो है लंबी। इस पर तो बुढ़िया ने वो ओदम मचाया। ओदम यानी कि शोर कि महाज अल्लाह, अल्लाह की पनाह। ये भी सारा मोहल्ला चीख कर और रो कर सर पे उठा लिया। इस वक्त तो मैं नहीं समझा था, मगर हाँ अब समझा हूँ कि हुल मचाने से इसका क्या मतलब था। इसका मकान करीब ही था। ये अपनी बेटी को नोटिस था कि माल घर से निकाल दे, वो भी
अपनी माँ की बेटी थी। समझ गई कि अम्मा पर आफत यानी मुसीबत आई है। माँ लेकर निकल रही थी कि दूसरे सिपाही ने इसको पकड़कर माल के साथ माँ के बराबर खड़ा कर दिया। इसके बाद हमसे पुरसिश शुरू हुई। पुरसिश यानी कि पूछगछ। मार से डराया, मिठाई का लालच दिया। फिर हमको इन माँ बेटी से क्या दिलचस्पी थी। मार के डर और मिठाई के लालच से सारा किस्सा कह सुनाया। इसके बाद मालूम नहीं कि वो दोनों कहाँ जहन्नम रसीद हुई यानी कि कहाँ पे चली गई। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि हमसे जो वादे हुए थे इनका पहला हिस्सा बहुत दिल भर कर हमको दिया गया। यानी कि पहला वादा क्या था कि मार। घर में अब भी हम रहते हैं, लेकिन मामाओं और नौकरों से हमको ज़रा कम मिलने दिया जाता है। और भाई, अब हम खुद भी समझदार हो गए हैं। अगर कुछ चुराते हैं तो खुद ही खा पी कर बराबर कर देते हैं, किसी को देते लाते नहीं। भला सरकार के माल के जब हम हकदार मौजूद हैं तो फिर ये माल दूसरों को क्यों पहुँचे। बचपना था, गलती होगी, अल्लाह माफ़ करे। अब गुलाम यहाँ पर ये बता रहा है कि पहले मैं चोरी करके माल मामा को दे देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं खुद ही खा लेता हूँ वो माल या उसको कहीं ना कहीं बराबर कर देता हूँ, क्योंकि इस माल पे सिर्फ मेरा हिस्सा है। यानी कि अब उसके अंदर वो जो बचपन की आदत थी वो पक्की हो गई है और वो पूरी तरह से एक मुकम्मल चोर बन गया है।